नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबके बीच यूपी पेट का स्पेशल क्रैश कोर्स लेके आ रहा हूं। जैसा कि आपको पता है, मैं जीएस का शिक्षक हूं, जीएस का टीचर हूं और तक्षशिला के इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग एक साथ वृहद रूप में एक दूसरे से जुड़ेंगे। और यूपी पेट लगभग 40 से 50 दिन का समय आपके हाथ में है, अभी शेष है। तो इस समयावधि में जीएस के पाठ्यक्रम को किस प्रकार से एक बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ समयबद्ध तरीके से कैसे हम लोग पढ़ें जिससे अधिकतम अंकों की प्राप्ति हो सके, इस योजना को, कार्य योजना को लेकर मैं आप सबके बीच हूं। ये हम सबके लिए आज एक बहुत बड़ा अवसर है, बिग अपॉर्चुनिटी है कि हम आज तक, इसके पूर्व तक आप हमारे पास पढ़ने के लिए आते रहे हैं और मैं अब आप तक इस तक्षशिला चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच रहा हूं। तो हम लोग आज एक नई शुरुआत कर रहे हैं, ये आरंभ का दिन है। तो आपकी जिम्मेदारी है और मैं आपको आपके हिस्से का काम ये सौंप रहा हूं कि आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके साथी हैं, जो साथ पढ़ने वाले प्रतियोगी हैं, उन तक पहुंचाइए। और हमारा अतीत, हमारा इतिहास, हमारा भविष्य सब कुछ आप हैं। और आप में से ज़्यादातर लोग जो मुझे आज देख रहे होंगे ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ चुके हैं। पिछले पेट में किस प्रकार का शानदार रिजल्ट रहा इसके बारे में भी आप जानते हैं। तो मैं आपसे एक बार गुजारिश करूंगा, मेरी तरफ से एक बार निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच ये शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और आइए आज हम लोग यूपी पेट सिलेबस में जो जीएस पार्ट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट खंड है, क्योंकि जीएस एक ऐसा खंड है जो ट्रम्प कार्ड है। जीएस यदि आपको आ रहा है तो बड़े त्वरित गति से और थोड़ा यदि हम ध्यान दें तो बड़ी शुद्धता के साथ हम प्रश्न को, पूरे 50 प्रश्नों को 10-12 मिनट में पढ़ लेते हैं और उसको फिर गोला करने में हमको 5-7 मिनट का समय लगता है और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। तो जो शेष बचा हुआ समय होता है वो मैथ पे, रीजनिंग पे या हिंदी पे आप लगाकर अपने अंकों को ऊपर ले जा सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि जीएस सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन यूपी पेट ने एक बहुत अच्छा कार्य किया, यूपी ट्रिपल एससी ने एक बहुत अच्छा कार्य किया और इसके लिए यूपी ट्रिपल एससी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उसने सिलेबस को इस प्रकार से डिजाइन किया कि इसमें हर एक एक चीज बताई गई है, आपको कहीं भटकना नहीं है। यदि मौर्य साम्राज्य लिखा है तो मौर्य साम्राज्य में एक स्पेसिफिक इंपरर के बारे में, राजा के बारे में, शासक के बारे में दिया है। वहां आपको यह नहीं कि मौर्य कला के बारे में आप डीप में चले जाइए, मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में जाइए, मौर्यों की उत्पत्ति के बारे में जाइए, या अन्य राजाओं की, जो भी मौर्य, अशोक से पहले जो राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और आगे बृहदत्त तक की सूची आप पूरा रटिए। आपको मेन चीजों पर फोकस करना है, टू द पॉइंट चलना है, सिलेबस के अनुसार चलना है। समय बहुत कम है, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि यदि आप मेरे साथ चलेंगे, मेरे अनुसार चलेंगे, तो मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं। परिश्रम तो आपको करना है। तो आप आज अपने सभी साथियों के बीच ये मैसेज फैला दीजिए, ये मैसेज दे दीजिए कि आपके शिक्षक, आपके बड़े भाई, साथी आज इस तक्षशिला प्लेटफॉर्म पे हैं और आज से हमारा, अभी शीघ्र ही हमारी टीम आपको बताएगी कि किस प्रकार से हम लोग क्रैश कोर्स इस यूपी पेट का लॉन्च करेंगे। आइए थोड़ा हम लोग सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। दोस्तों, इसमें पहला जो जीएस का पार्ट है उसमें भारतीय इतिहास है, इंडियन हिस्ट्री। और इस इंडियन हिस्ट्री में आपको सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़नी है। आमतौर पर पुस्तकों में भारतीय इतिहास की शुरुआत भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत से होती है, दूसरा चैप्टर पाषाण काल होता है, लेकिन यहाँ आपको सीधे सिंधु घाटी की सभ्यता पर आ जाना है। और सिंधु घाटी की सभ्यता में, जैसा कि आपको पता है, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सिंधु घाटी की सभ्यता में, जो मुख्य स्थल हैं उनके बारे में, किस नदी के किनारे बसे हैं उनके बारे में, नदी की खोज। यदि सिंधु घाटी की सभ्यता को आप देख लें तो सिंधु घाटी की सभ्यता में ये मुख्य नगर, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है मुख्य नगर। तो जैसे आपने देखा, अभी थोड़ा सा किसी भी कार्य के आरंभ में थोड़ी कठिनाई आती है, उसको हम मैनेज कर लेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता में प्रमुख नगर हम देखेंगे कि प्रमुख नगर कौन से थे, प्रमुख नगर, और प्रमुख नगर किस नदी के किनारे बसा है। तो नदी से, नगर से, चूंकि आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो भी नगर आए हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे बसे हैं। तो प्रमुख नगरों के बारे में, उन किस नदी के किनारे बसा है इसके बारे में, उत्खनन करता, ये भी सभी जो भी जितने भी सिंधु घाटी के पुरा स्थल हैं उन सभी पुरा स्थलों के बारे में न तो पढ़ना है, न ही उनके उत्खननकर्ता को याद रखना है। जो मोटे मोटे और इंपॉर्टेंट तौर पे
विविध स्तर की परीक्षाओं में जो प्रश्न आ रहे हैं केवल उन्हीं चीज़ों को आपको देखना है। इसके साथ साथ जो इसका एक इम्पॉर्टेंट और टॉपिक है जिसमें नगर नियोजन के बारे में, सिंधु काल की नगरीय विशेषता क्या रही है, व्यापार वाणिज्य की स्थिति क्या रही, धार्मिक आपने पशुपत की मूर्ति और अन्य प्रकार की मूर्तियां जो देखी हैं, योनि से निकलता हुआ वृक्ष देखा है, मातृ देवी की मूर्ति देखी है, इन सब चीज़ों को देख लेंगे। व्यापार वाणिज्य भारत के अलावा किसी अन्य दुनिया की अन्य सभ्यताओं से कहाँ से हमारा कॉमर्शियल रिलेशनशिप रही, जो उत्खनन से प्राप्त सामग्री है उसके आधार पर हम उसके इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे। और अंत में सिंधु घाटी सभ्यता का कैसे पतन हुआ, किसने बाढ़ कहा, किसने आर्यों का आक्रमण कहा, किसने भूतात्विक परिवर्तन कहा, इन सब चीज़ों को देखते हुए तो एक कक्षा में हम पूरा सिंधु घाटी सभ्यता को क्लास लेक्चर के माध्यम से समझ जाएंगे। और उसका PDF इस तक्षशिला प्लेटफॉर्म पे ऐप है, उस पर आप जाएंगे तो इस पूरे चैप्टर का PDF ही आपको मिलेगा। फिर दूसरे नंबर का जो चैप्टर आता है, दूसरे नंबर का वो वैदिक काल है। दूसरे नंबर पे ये देखिए वैदिक संस्कृति है। दूसरे नंबर पर आपको वैदिक संस्कृति के बारे में देखना है। तो वैदिक संस्कृति के बारे में थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहा है, मैं इसको देख लेता हूं। एक सेकंड, पेन पे आ गया ये मैं। और वैदिक संस्कृति के बारे में अब देखिए, यहाँ वैदिक संस्कृति के बारे में कि वैदिक संस्कृति में हम आर्यों के बारे में देखेंगे, चूंकि माना जाता है कि आर्य उनके निर्माता थे। आर्य कौन थे, कहाँ से आए, आर्य जब आए तो उसके पहले कौन लोग थे, कहाँ चले गए वो आर्यों के आने के बाद, आर्यों किस क्षेत्र में आर्य सेंट्रलाइज्ड रहे, उसके बाद आर्यों का जो या वैदिक काल में सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था, है ना। उस काल में जो वेद लिखे गए, वो प्रत्येक वेद का एक उपवेद है, उनके ब्राह्मण ग्रंथ है। तो हमको सब कुछ नहीं पढ़ना है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद चारों वेद को पढ़ना है। और इसमें से भी जो इंपॉर्टेंट ब्राह्मण ग्रंथ है उनके बारे में पढ़ना है, इंपॉर्टेंट उपवेद है उनके बारे में पढ़ना है। तो प्रश्नों के माध्यम से, चूंकि मेरा अपना ये मानना है कि UPSSC जैसी संस्था कोई नया प्रश्न नहीं बनाती है, वो जो विभिन्न स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में वनडे एग्जाम में उस चैप्टर से आए हुए प्रश्न हैं, उन्हीं प्रश्नों में से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको पिक करते हैं। तो मेरी कोशिश है और मैंने ऐसा किया है कि आपको एक प्रश्न बैंक, क्वेश्चन बैंक दूंगा और उससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे। वो ये कोरा वादा नहीं है, ये थोथा वादा नहीं है, बड़बोलापन नहीं है, इसमें पूरा सत्य छिपा हुआ है। क्योंकि हमारे पिछले अध्ययन और अध्यापन दोनों का एक समेकित परिणाम और प्रयास है, वो आपको उसका लाभ आने वाले दिनों में परीक्षा के माध्यम से दिखाई देगा। साथियों, इसके बाद तीसरा चैप्टर जो आता है बौद्ध धर्म के बारे में आता है। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म में वैदिक धर्म के पतन के बाद बौद्ध धर्म का उद्भव होता है, क्यों होता है, थोड़ा सा इस कंसेप्ट को समझेंगे। क्या ऐसी कमी थी वैदिक धर्म में जिसने एक नए धर्म की तरफ लोगों को आकृष्ट किया, बौद्ध धर्म आया, बौद्ध धर्म की क्या अच्छाइयाँ थी। और ये बौद्ध धर्म, जैसा कि आपको पता होगा, आप सुनते भी होंगे कि बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ भारतवर्ष में, लेकिन इसका विस्तार अपेक्षाकृत दुनिया के अन्य देशों में हुआ। और एक निश्चित समय के बाद बौद्ध धर्म जो है उस भारत देश से, यदि आप आज भी बौद्ध मतावलंबियों की संख्या देखिए तो वो कुछ अल्प मात्रा में है। जबकि बौद्ध धर्म अपो दीपक भवा, अपना दीपक स्वयं बनो, गौतम बुद्ध ने स्व अनुभूति, स्व प्रयास, स्व प्रेरणा और खुद पर प्रयोग करके एक नए धर्म की शुरुआत की है, एक नई धारा की शुरुआत की है। और उस धारा ने न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व को सदियों से, जब से बुद्ध का जन्म हुआ है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर आज तक 2500-2600 वर्षों में यह धर्म अबाध और अगाध गति से आगे चल रहा है। तो बौद्ध धर्म के बारे में जब आप पढ़ेंगे, देखेंगे, आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत कुछ मिलेगा। फिर आगे हम देखेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म में विशेषकर महावीर स्वामी के बारे में आपको मालूम है 24वें तीर्थकर है। तो 23 तीर्थकरों का नाम बहुत सारे लोग याद करने लगते हैं, लेकिन यही एक पॉइंट है मित्रों जहां आपको ध्यान देना होगा थोड़ा, कि कौन जैन आचार्य या कौन जैन धर्म के जो आचार्य रहे वो इंपॉर्टेंट है ज्यादा। उनको हम देख लेंगे, उनके जन्म से या उन्होंने जहां संलेखना के द्वारा प्राण त्यागा वो चीजें, और उसके बाद हम अपने को महावीर स्वामी पे सेंट्रलाइज करेंगे, उनका जन्म, उनकी शिक्षा और उनको राजाश्रय देने वाले जो उस समय के तात्कालिक शासक रहे उनके बारे में, और जैन धर्म की क्या बुराइयां थी, कि जैन धर्म बुराइयां नहीं कर सकते, माफ करिएगा, जैन धर्म में कौन सी ऐसी उस समय के लिए कमी थी जिसके कारण इसका
विस्तार उतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। इन सब चीज़ों को देखते हुए जैन धर्म को हम पढ़ेंगे, जैन धर्म को समाप्त करेंगे। फिर आगे जो है वो जैन धर्म के बाद थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कत आ रही है मुझे, उसको मैं ठीक कर लूंगा। जैन धर्म के बाद सीधे हम आ जाते हैं, एक मिनट, जैन धर्म के बाद सीधे हम आ जाते हैं मौर्य वंश पे। मौर्य वंश में भी जैसा कि आपको पता है कि उस कहानी बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक और तमाम राजाओं से शुरू होती है, लेकिन उसमें भी हमको अशोक पर सेंट्रलाइज करना है। अशोक के कलिंग विजय के बारे में पढ़ना है विशेष रूप से। उसके सभी जो शिलालेख हैं उनमें जो इंपॉर्टेंट शिलालेख है उनको पढ़ना है। अशोक का धम अपा सिन्वे बहु कयाने दया दाने सजे सोचे माधवे साधवे च। अशोक का धर्म से किस प्रकार से अलग है, अशोक ने किस प्रकार से न केवल भारत को, चूंकि पहला चक्रवर्ती सम्राट है चंद्रगुप्त मौर्य, जिसकी सीमाएं न केवल भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान बल्कि ईरान तक फैली थी। इतने बड़े भूभाग को किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने समेकित किया, किस प्रकार से आगे चलकर अशोक अपने शासन को आगे बढ़ाता है, इन सब चीजों को देखेंगे। अशोक के जो विशेष प्रयास रहे वो समाज सुधार की दिशा में, निर्माण की दिशा में, धम्म की दिशा में, इन सब को देखेंगे। अंतिम शासक के बारे में भी जानेंगे और क्यों मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, तो कुछ जो इंपॉर्टेंट मत है या सर्वमान्य एक तरह से कह लीजिए, ज्यादातर इतिहासकार जिस मत पर सहमत है उस मत को भी हम देखेंगे। फिर अगला चैप्टर गुप्त वंश का आता है। गुप्त वंश भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा प्रश्न यहां से आता है। तो गुप्त वंश की स्थापना किसने किया, इंपॉर्टेंट राजा इसमें कौन कौन से रहे। तो यदि पूरी आप कहानी देखिएगा तो श्रीगुप्त से शुरू होती है, घटोत्कच से शुरू होती है, चंद्रगुप्त प्रथम आता है, समुद्रगुप्त आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य आता है। लेकिन इसमें सिर्फ 2 प्रतापी राजाओं के बारे में पढ़ना है। एक है समुद्रगुप्त, जिसको 100 युद्धों का विजेता कहा गया। हर्षेण ने जिसके बारे में प्रयाग प्रशस्य स्तंभलेख में काफी कुछ लिखा है। अकबर जिसे कौशाम्बी से अपने इलाहाबाद के किले में ले आकर स्थापित कराता है। और मित्रों इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ना है। और चंद्रगुप्त द्वितीय एक ऐसा सम्राट है जो राजा होने के साथ साथ और जिसमें राजसी गुण होने के साथ साथ सांस्कृतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से बड़ा वो समृद्ध शासक है। नवरत्न की बात करता है, कालिदास, धन्वंतरी, शूद्रक, अमर सिंह जैसे उस समय के तात्कालिक विद्वानों को अपने दरबार में संरक्षण देता है, राजाश्रय देता है। और इसके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य जो है वो अपने उत्थान और प्रगति के चरम पर होता है। तो हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय को भी देखेंगे और भारत के इतिहास को एक नए प्रकार से मेहनत के साथ, पूरे जज्बे और हिम्मत के साथ देखने और समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों ये शुरुआत है, आरंभ है, और आरंभ यदि प्रचंड है तो परिणाम और शानदार होगा। फैलाइए इस बात को अपने लोगों के बीच। इसके बाद हर्षवर्धन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हर्षवर्धन ऐसा राजा है जो प्रतापी शासक है। यद्यपि पुलकेशिन द्वितीय से उसकी हार होती है, लेकिन उससे जुड़ी बहुत सारी घटनाएं हैं। चाहे वो वेनसांग के बारे में हर्षवर्धन के समय में आया है, उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और तत्कालिक भारतीय समाज के बारे में बहुत कुछ बातें कही हर्षवर्धन के बारे में। राजपूत काल, सल्तनत काल और मुगल काल, इन मुगल साम्राज्य, इन तीनों के बारे में, चूंकि एक लंबा टेन्योर है इनका, और गुप्तों के पराभव के बाद छोटे छोटे राजवंश अस्तित्व में आते हैं। हर्षवर्धन ने एकीकृत करने का थोड़ा सा प्रयास किया है, लेकिन वो दक्षिण भारत के अभियान पर, दक्षिण भारत में उसको सफलता नहीं मिली है। पुलकेशिन द्वितीय से उसकी हार हो गई, दक्षिण भारत वो नहीं जा पाया, नर्मदा के तट पे उसकी लड़ाई होती है। तो उसके बाद छोटे छोटे राजवंश हुए हैं, छोटे छोटे राजा हुए। राजपूत काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सल्तनत काल के बारे में पढ़ेंगे, मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, मराठाओं के विषय में पढ़ेंगे। चूंकि आज तेजी के साथ थोड़ा सा एक हम आउटलाइन आपको दे रहे हैं सिलेबस की, कि हमारी कार्य योजना क्या है, हमारी स्ट्रेटजी क्या है, हमारी रणनीति क्या है, कैसे हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम मराठा के बारे में, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और फिर ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, किस तरह से अंग्रेजों ने धन निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित करके हमारे यहाँ से कच्चा माल ले गए और हमको महंगे में विनिर्मित वस्तुएं भेजी हैं। और इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य ने हमारे भारतीय देश को आर्थिक रूप से प्रभावित किया है। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, इसमें हम 1857 से लेकर चलते हैं और जो पूरा एकदम चरम काल आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। छोटे छोटे विद्रोह होते हैं अलग अलग जगहों पे, संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, अहोम विद्रोह, तमाम विद्रोह हैं जिनके बारे में, जनजातीय आंदोलन वगैरह, हम इनको पढ़ेंगे।
स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की भूमिका। गांधी, यही वो गांधी हैं जिन्होंने दे दी आजादी, बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। सुना होगा आपने। तो गांधी के बारे में चर्चिल का स्टेटमेंट भी बड़ा पॉपुलर है कि जब ब्रिटेन का सूरज कभी अस्त नहीं होता तो भारत का धनंगा फकीर ब्रिटिश हुकूमत को घुटना टेकने पर मजबूर करता है। आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा चौराहे, दुनिया में सबसे ज्यादा किताबें, दुनिया में सबसे ज्यादा शोध जिस आदमी के नाम पर है वो नाम गांधी का है। तो महात्मा गांधी के बारे में हम लोग बहुत डीप में पढ़ेंगे साथियों, और मुझे उम्मीद है एक प्रश्न यहां से आने की प्रबल संभावना है। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद में बाल लाल पाल से लेकर और जो नेता हैं, चाहे वो भगत सिंह के बारे में, सुखदेव के बारे में, राजगुरु के बारे में, अशफाकुल्लाह के बारे में, राजेंद्र प्रताप लाहिड़ी के बारे में, सभी जो क्रांतिकारी वीर हैं उनको नमन करते हुए इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। फिर विधायी संशोधन और ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। अब आपको मालूम है कि अंग्रेज उस समय के जो वो समय कालखंड था अंग्रेजों के शासन का, उसमें वो कहीं ना कहीं दुनिया के अन्य देशों या अन्य लोगों की तुलना में इलीट थे। अभिजात्य वर्ग के लोग थे, थोड़ा नियम कानून के पक्के थे अंग्रेज। आज भी देख लीजिए कि ब्रिटेन का संविधान अंशतः लिखित है, या कह लीजिए कि पूर्णतः लिखित कहा जा सकता है कुछ मायनों में, लेकिन बावजूद इसके वहाँ संविधान रिटन नहीं है, फिर भी वो व्यवस्था कितना बढ़िया बेहतर तरीके से चलती है पूरी दुनिया जानती है। तो अंग्रेजों ने हमारे देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए 1773, 1784, 1813, 1833, 1853, 1858, 1909, 1919, 1935, 1947 ये सब अधिनियम एक्ट लेके आए। और उसमें जो आप पे जिसको फोकस होना है वो विधायी संशोधन और ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 है। भारतीय संविधान का एक बहुत बड़ा स्रोत कह लीजिए, देसी स्रोत में वो ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 है। बहुत सारी चीजें यहाँ से ली गई हैं, इसके बारे में पढ़ना साथियों। भारत छोड़ो आंदोलन, जैसा कि आपको पता ही है, अभी अगस्त महीना चल रहा है, देखा होगा आपने, 1942 की बात सुनी होगी। तो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, अगस्त क्रांति के बारे में, नेताओं के बारे में, उसके इम्पैक्ट के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। और एक नेता, तो एक भारत में एक ही नेता थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेता की उपाधि उनको मिली थी। तो नेताजी के बारे में और उनके द्वारा किए गए जो कार्य और प्रयास हैं वो भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको देखते हुए इस प्रकार से हम पूरा समाप्त करेंगे इतिहास को। और मैं आपको स्ट्रेटजी बता दूंगा टू द पॉइंट कि हमको कितने दिनों में इसको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद हम सीधे ऐप पे आएंगे जहां आपको एक क्वेश्चन बैंक मिलेगा साथियों, और उस क्वेश्चन बैंक को आप हल करेंगे, और उसके बाद आप पाएंगे कि इससे बाहर परीक्षा में प्रश्न लिख के रख लीजिए, नहीं जाएगा। ज्यादातर प्रश्न और कम से कम उतने प्रश्न तो जो आपके सिलेक्शन के लिए आवश्यक है, आपको एक सम्मानजनक स्थिति में ले आने के लिए आवश्यक है, उतने प्रश्न आपको यहां से मिल जाएंगे। दूसरा जो सेगमेंट या पार्ट है भूगोल, ज्योग्राफी का है। इसमें भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, इसमें क्या क्या पढ़ना है बताया गया, नदियों के बारे में और नदियों की घाटियों के बारे में। भारत से बहने वाली जो भी नदी है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये सब हिमालयी नदियां हैं। प्रायद्वीपीय नदियां में जो भी अरब सागर में गिरने वाली, बे या बंगाल में गिरने वाली, सबको बांट करके हम लोग मैप से बिल्कुल पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। हिमालयी तंत्र की नदी कौन सी है, कौन पश्चिम से पूरब की तरफ जाती है, कौन पूरब से पश्चिम की तरफ जाती है, अरब सागर में गिरने वाली कौन सी है, हिंद महासागर में गिरने वाली कौन सी है, बे या बंगाल में गिरने वाली कौन सी है, इन सभी नदियों के बारे में देखेंगे। विश्व की नदियों के बारे में देखेंगे। भूजल संसाधन भारत में, चूंकि एक पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जल दोहन बहुत तेजी के साथ हो रहा है। भूजल संसाधन के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे प्रयास किए हैं। उन प्रयासों के आलोक में इस चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। पर्वत, पहाड़ी और हिमनद, ये 3 चैप्टर हैं साथियों, और इसको न केवल भारत के आईने से बल्कि पूरे विश्व में जो इंपॉर्टेंट पर्वत होंगे, लंबी पर्वत श्रृंखला, छोटी पर्वत श्रृंखला, नदियों को पार करने वाली, नदियों को तोड़ने वाली, नदियों को मोड़ने वाली, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, सब कुछ मिला करके हम देख लेंगे। मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र जो है भारत में, आपको पता है कि डेजर्ट कहाँ है, राजस्थान का बेल्ट है, वो शुष्क मरुस्थल है। शीत मरुस्थल में ऊपर का हिस्सा है, वो सब हम देखेंगे। दुनिया में सहारा से लेकर, गोबी से लेकर अन्य जो कुछ भी है सबको देख लेंगे। वन के बारे में ISFR है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसको हम देख लेंगे कि उसके आलोक में हमारा जो वन संसाधन रिपोर्ट है वो क्या कहती है, उसके आलोक में किस प्रकार से राज्यों में वन का वितरण है। खनिज संसाधन में जो करेंट का मिनरल डेटा है, हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट से
कोल माइनिंग की वेबसाइट से, इलेक्ट्रिसिटी वाले वेबसाइट से, और जो अलग अलग चीज़ें होंगी धात्विक खनिजों के बारे में, अधात्विक खनिजों के बारे में, है ना, और परमाणविक खनिजों के बारे में, जल संसाधन के बारे में, जो भी खनिज है सब धरती के अंदर से मिलने वाली चीज़ें, उसको हम एकदम करंट डाटा अपडेटेड रूप में आपको मिलेगा और इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे। और इस तरह से हमने अच्छा काम भी किया है पहले, भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल, कि भारत में कितने स्टेट है, कितने यूनियन टेरिटरीज है, कितने स्टेट की सीमा किससे लगती है, कौन वहाँ का मुख्यमंत्री है, कौन वहाँ का, ये भी। चूंकि एक बात ध्यान रखना है साथियों, UPSSC जो पेट की परीक्षा करा रहा है उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th है। एक बार मैं आपको समझा दूं, जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो क्या है, 10th। और जब 10th मिनिमम क्वालिफिकेशन है, इसका मतलब यह है कि आप उस परीक्षा में वो बच्चा भी बैठ रहा है जो 10वीं कक्षा पास करके आया है। तो प्रश्न बहुत ऊपर या हाई लेवल या स्टैंडर्ड के नहीं होंगे, थोड़ी सावधानी बरतनी है, आपको स्ट्रेटजी के साथ चलना है, एक्यूरेसी पे काम करना है, शुद्धता पे, प्रश्न गलत कम हो और त्वरित गति से हो, आप अच्छा कर ले जाएंगे, ये मुझे भरोसा है आप पर। इसके बाद जलवायु और मौसम के बारे में, टाइम जोन के बारे में, जनसांख्यिकीय परिवर्तन और प्रवास, ये भूगोल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर आगे, क्योंकि देखिए सिलेबस जो है एक ऐसी चीज है, जब आप किसी नाव पे सवारी करते हैं, नाव पे यात्रा करते हैं और आपको पता ही नहीं कि वो कहाँ जाएगी, किसी गाड़ी पे बैठ गए और आपको पता ही नहीं कि लखनऊ जा रही है कि दिल्ली जा रही है कि बेंगलुरु जा रही है, तो फिर आप पूरे रास्ते में घूमते रहेंगे। आपका जो गंतव्य स्थान है वो निर्धारित होना चाहिए। तो हमारा गंतव्य स्थान है यूपी पेट को पास करना, और उसके लिए जो रोड मैप है वो क्या दिखाता है, सिलेबस दिखाता है। क्या दिखाता है साथियों, सिलेबस दिखाता है। इसलिए हम लोग सिलेबस पे विशेष जोर दे रहे हैं कि सिलेबस हमको समझ में आ जाए, फिर बाकी प्रश्न तो हम मुट्ठी में अपने परिश्रम और मेधा से कर लेंगे और अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। थोड़ी सी आज चूंकि फर्स्ट डे है और ऑनलाइन क्लास में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, मैं इसको ठीक कर ले रहा हूं। 2 मिनट में अगला जो सिलेबस हमको पढ़ना है, इसके बाद देखिए ये भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी मैं आपको 3 से 4 लेक्चर में पढ़ाऊंगा नहीं, पिला दूंगा। जिम्मेदारी आपकी है कि आप उसको पी के पचा जाइए। ज्ञान वो नहीं जो पढ़ लिया, ज्ञान वो है जो पढ़ा और पढ़ने के बाद पचा और पचने के बाद आपकी उंगलियों पे थिरक गया और OMR के रूप में अंकित हो गया, OMR पर अंकित हो गया, वही असली ज्ञान है। यहाँ भारतीय अर्थव्यवस्था 47 से लेकर 91 तक, इसमें 2 फेज आते हैं साथियों। मोटे तौर पे समझा दूं कि इंडियन इकोनॉमी हमको 47 से लेकर के 1991 तक पढ़नी है, किसका स्ट्रक्चर क्या रहा, और 1991 के बाद बहुत बड़ा बदलाव आया है भारत की आर्थिक व्यवस्था में। आर्थिक उदारीकरण का नाम आपने सुना होगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह और देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव साहब को इस श्रेय जाता है। तो 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बारे में हमको देखना होगा, पढ़ना होगा। 47 से 91 तक हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर क्या रहा, 91 के बाद हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर क्या रहा, और अब जो सरकार चल रही है या जो व्यवस्था चल रही है वो कैसी है, इसके आलोक में इस पूरे चैप्टर को देखना है। योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम में, लेकिन यहाँ से एकदम सेट प्रश्न है। योजना आयोग से क्या आएगा, अब तक जितना पूछा जा चुका है, योजना आयोग की स्थापना, पहला अध्यक्ष, पहला उपाध्यक्ष, कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चली, कौन किस मॉडल पर आधारित है, ग्रोथ रेट कितना था, बस यही सारी चीजें हैं। बड़ी आसान है, 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं, थोड़ा सा उसका योजना अवकाश को रट लेना है, 51, 56, 56, 61, आगे चल के योजना अवकाश कब कब आ गया। कुछ मॉडल्स हैं जिनको थोड़ा सा देख लेना है, ग्रोथ रेट देख लेनी है, पूरा आपका योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त हो जाएंगी। और सिलेबस में एक चीज मुझे लगता है और पढ़ लेना चाहिए आपको, एक तो राष्ट्रीय विकास परिषद जिसको आप NDC कहते हैं, और राष्ट्रीय विकास परिषद के साथ ही ये योजना आयोग का काम्बो पैक तब पूरा हो पाएगा जब आप नीति आयोग को भी इसी आईने में देख लेंगे, क्योंकि नीति आयोग एक ऐसी संस्था है जो योजना आयोग के ध्वंसावशेष पे, या ये कहिए कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग नई सरकार ने उसका फॉर्मेशन किया है। तो इस नीति आयोग के बारे में भी, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, कार्यों के बारे में, क्यों योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को प्राथमिकता दी गई, इन सब बातों को हम देखेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, आपको पता है कि पूरे विश्व के अंदर हम पढ़ाएंगे आपको कि जो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी है उसका डिवीजन कैसे होता है, विकास के आधार पर विकसित और विकासशील, स्वामित्व के आधार पर पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित, और क्रिया के आधार पर खुली और
बंद। तो उसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था, चूंकि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था इसी श्रेणी में आती है, तो उसके बारे में देखेंगे। कैसे यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर काम करता है, कैसे यहाँ यूपीएसआरटीसी की बस चलती है और मोहन, सोहन और रमेश ट्रांसपोर्ट भी साथ सड़क पर थिरकते हुए आगे बढ़ती है, कैसे यहाँ स्टेट बैंक चलता है, कैसे यहाँ आईसीआईसीआई बैंक चलता है। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे मिलेंगे जहाँ सरकार और निजी क्षेत्र दोनों सह भागिता करते हुए देश को आगे ले जाने का काम करते हैं। थोड़ा सा स्ट्रक्चर अभी बदला है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, बात पॉलिटिकल होगी, कुछ लोगों को बुरी लग सकती है, इसलिए मैं आता हूं काम की बात पे। साथियों, हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन, आपको मालूम है इस देश में जो भूखे लोग थे, जिनके पेट में अनाज नहीं था, हमारे देश का उत्पादन कम था, उसको ठीक करने के लिए ग्रीन रिवोल्यूशन ने बड़ा काम किया और इसका पूरा श्रेय में स्वामीनाथन और वैश्विक लेवल पर नॉर्मन बोरलॉग साहब को जाता है। दोनों लोग धन्यवाद के पात्र हैं। दोनों लोगों के बारे में पढ़ेंगे और किन किन फसलों पे हरित क्रांति का अच्छा इम्पैक्ट आया, किस पे बुरा आया, हरित क्रांति कब शुरू हुई, हरित क्रांति के में किन किन साधनों का प्रयोग किया गया, कैसे कीटनाशक बढ़े, कैसे सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ, साख सुविधाओं का विस्तार हुआ, किस प्रकार से उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग हुआ, मशीनीकरण किस प्रकार से खेतों में शुरू हो गया, और इस प्रकार से कैसे भारत के लोग और पूरा भारत खाद्यान्न से, अन्न धन से कैसे संपूर्ण बना, इसकी कहानी भी इसी हरित क्रांति के विकास में छुपी हुई है। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, नाम सुना है, अमूल दूध पीता है इंडिया, वर्गीज कुरियन से लेकर कैसे कैसे नई नई किस्म की गायें आई, दुग्ध में कैसे सुधार हुए, सहकारी समितियां बनी, उनका डेटा हम देखेंगे कि कैसे हम कहां पहुंचे हुए हैं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, ये सब भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है इकोनॉमी पार्ट में। फिर हम आगे चलते हैं दोस्तों। तो 1951 में मैंने अभी आपको बताया था कि हमारा स्ट्रक्चर बदला था पूरा। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो ऐसे थी 47 से 91 तक, और उसको 91 के बाद बिल्कुल उसका स्ट्रक्चर बदला, और उस स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करेंगे। कैसे निजी क्षेत्र की भूमिका हमारे इकोनॉमी में बढ़ती चली गई, सरकारी क्षेत्र ने अपने आप को कहीं ना कहीं सोशल वेलफेयर स्कीम और पुलिसिंग और अन्य चीज़ों तक सीमित करने का प्रयास किया। इन सब बातों के आलोक में इस चैप्टर को देखेंगे। 2014 के बाद जब नई सरकार बनती है तो देश के प्रधानमंत्री जी की एक नए विजन के साथ आए हैं, तो उन्होंने भी बहुत सारे सुधार रिफॉर्म किए। उन रिफॉर्म्स को भी हम देखेंगे। कृषि में क्या सुधार किया, ढांचागत सुधार क्या किया, श्रम सुधार क्या किया, आर्थिक सुधार क्या किया, और जीएसटी भी हम पढ़ेंगे। आपने नाम सुना होगा, अभी हो हल्ला मच रहा है कि दूध पर भी जीएसटी लग रहा है, और जो सीलबंद दूध है या पैकेट बंद दूध है, पैकेट बंद पनीर है, उस पर भी जीएसटी लगाई जा रही है, सीजीएसटी लगाई जा रही है। इसको भी हम देखेंगे और बड़ा आपको आनंद आएगा मित्रों, और मुझे उम्मीद है कि आनंद के साथ साथ ये आनंद परिणाम के रूप में भी तब्दील होगा, आनंद तक ही सीमित नहीं होगा। फिर हम भारतीय संविधान और लोक प्रशासन, ये जो आप देख लीजिए, इसका जो हेडिंग है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, समझने का प्रयास करेंगे थोड़ा। भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है, संसदीय लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की विशेषता क्या है, कैसे विस्तृत संविधान है, एकल नागरिकता है, न्यायिक संरचना किस प्रकार की है, ये सब बातों को हम भारत संविधान के मुख्य विषय, एक तरह से आउटलाइन है कि भारतीय संविधान कि जो मोटी मोटी बातें हैं, एक कोई विद्यार्थी आए, कोई बाहर का भी आदमी आए, तो उसको हम 10 पॉइंट दे दे, वो पढ़ ले और समझ जाए कि इस देश का संविधान कैसा होगा। तो यही भारतीय संविधान की विशेषता में देखेंगे। फिर हम राज्य के नीति निषेध तत्वों को देखेंगे। इसमें बहुत सारी चीजें स्किप हो गई। देखिए, यहाँ नागरिकता का नाम उल्लेख नहीं मिलता, यहाँ सीधे चलाया नीति निषेध तत्व पे। फिर मौलिक अधिकार पे और मौलिक कर्तव्य पे, संसदीय प्रणाली पे, संघीय प्रणाली, संघ और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, किस तरह से सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय होते हैं, जिला प्रशासन कैसे होता है, डीएम से लेकर के और निचले स्तर तक जो लोग कार्य करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में, उधर पुलिसिंग के क्षेत्र में जो लोग कार्य करते हैं, उस स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करेंगे। न्यायिक ढांचे में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, त्रिस्तरीय ढांचा है। आजकल आपको मालूम है देश की आबादी बहुत ज़्यादा है, मुकदमे बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए न्यायपालिका पर बोझ भी बहुत ज़्यादा है। तो उस बोझ को कम करने के लिए ग्राम न्यायालय, उस बोझ को कम करने के लिए आपका वो छोटी छोटी चीज़ें भी आ रही हैं। यहाँ देखिए कुछ न कुछ बाधा आ रही है, तो इन बाधाओं को हम दूर करेंगे, कोई बात नहीं, आज शुरुआत है। जिला प्रशासन के बारे में, स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाएं, लोकल बॉडी क्या होती है, कब 73वां 74वां संविधान संशोधन आता है, क्या परिवर्तन ला दिया। जो ग्राम प्रधान, आज में से प्रत्येक व्यक्ति, ज़्यादातर लोग
किसी न किसी गांव के निवासी होंगे। भारत गांव का देश है और कृषि गांव की आत्मा। तो हम में से ज्यादातर लोग गांव के निवासी हैं। तो गांव में प्रधान होता है, और आपने सुना होगा कि 90-92 से पहले गांव का प्रधान बनना गौरव का विषय होता था, है ना, फंड कमाता था। आजकल तो गर्व के साथ साथ प्रधान जी के पास फंड भी बहुत आ रहा है। इसको भी हम लोग देखेंगे कि कैसे पंचायती राज संस्थाएं भारत में बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ी हैं। सामान्य विज्ञान में देखिए सिलेबस पूरा डिफाइन नहीं किया है, कुछ चैप्टर जरूर हम पॉइंट आउट कर सकते हैं कि सामान्य प्रारंभिक भौतिक विज्ञान पूछेगा तो क्या पूछेगा। मुझे लगता है, मेरा जो अपना मानना है, अपना पढ़ने पढ़ाने का एक दीर्घकालिक अनुभव है, आपके साथ चलने का, आपको सफल बनाने का, आपकी खुशी में खुश होने का अनुभव है, तो उस अनुभव के आधार पर बताऊं तो प्रारंभिक भौतिक विज्ञान में मुझे लगता है मापन के बारे में एक चैप्टर आ सकता है, जो मेजरमेंट आपने देखा होगा, भौतिक राशियों के मापन के बारे में। दूसरा प्रकाश के बारे में आ सकता है। तीसरा थोड़ा सा वैद्युत से कम ही चीजें पूछी जाती हैं, कुछ नियम ओम का पूछ सकता है। और इसके बाद भौतिक विज्ञान में कुछ प्रश्न गति से आ सकते हैं, बल से आ सकते हैं, गति से आ सकते हैं, बल से आ सकते हैं, साउंड, तरंगत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यदि कोई पूछ ले कि बताओ इस भौतिक विज्ञान में कौन सा एक चैप्टर है जिसे तुम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बोलोगे, तो मैं बोलूंगा सबको स्किप करो और इसको पढ़ जाओ, तरंग को, वेव को। साउंड वेव क्या है, इलेक्ट्रिक वेव क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, वेव का स्ट्रक्चर क्या होता है, अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होती हैं, ध्वनि तरंगे कैसी हैं, इन सब के बारे में, कौन कहाँ संचरण करेगी, किसमें वेग ज्यादा होगा, किसकी आवृत्ति ज्यादा होगी, हम पूरे विवग्योर को पढ़ेंगे, प्रकाश की किरणों को भी पढ़ेंगे इसी आईने में। फिर प्रारंभिक रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीजें सीधे सीधे अफेक्ट करती हैं, प्लास्टिक के बारे में आपने सुना भी होगा, सरकार ने अभी बैन भी कर दिया, लीगली बैन किया है प्लास्टिक को। लेकिन आप तो देखते हैं सब्जी लेने जाते होंगे, सबके पास एक थैला होता होगा। तो प्लास्टिक के बारे में, इसके साथ साथ रसायन विज्ञान में फर्टिलाइजर के बारे में आजकल बहुत प्रश्न आ रहे हैं। तो रसायन विज्ञान में थोड़ा सा मैं आवर्त सारणी में हल्का तत्व, भारी तत्व, परमाणु संरचना के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी, रेडियो एक्टिव तत्वों के बारे में जानकारी, है ना। इसके उपरांत जो ये कुछ केमिकल्स हैं जिनके बारे में जानकारी, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, कलर के बारे में, ये सब देखेंगे। प्रारंभिक जीव विज्ञान, मुझे लगता है कि यदि ये 5 अंक यहाँ आ जाइए, यदि ये 5 अंक है साथियों, मेरा अपना मानना है कि 3 अंक यहीं से आ जाएंगे, प्रारंभिक जीव विज्ञान। और मैं बता दूं, 3 अंक पाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है लिख के रखिएगा, और ना आए तो फिर आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं कि आपने कहा था और ये बात झूठी साबित हुई। तो इस प्रारंभिक जीव विज्ञान के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है मानवीय बीमारियां। मानवीय बीमारियां लिख के रखना। कोरोना, कोविड ने सबको परेशान किया है। ह्यूमन डिजीज या मानवीय बीमारियां एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मानवीय बीमारियां कितने तरह की होती हैं? प्रदूषण जन्य, हीनता जन्य, जीवाणु जनित, विषाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित, कवक जनित, है ना। अन्य कैंसर रोग क्या है, कई नाम है उसके। डायबिटिक क्या है, हृदय रोग क्या है, क्यों होता है, किस तत्व की कमी से अधिकता से होता है, क्या अंतर है जीवाणु और विषाणु में, इन सब के बारे में। थोड़ा वैक्सीन के बारे में, ओरल वैक्सीन क्या होता है, इंजेक्शन वाला वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन का इतिहास कैसे शुरू होता है, ये सब चीजों के बारे में। और कोविड को तो आ ही जाएगा इसमें, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद जो और दूसरा जो चैप्टर है मानवीय बीमारियों के बाद, वो पोषण के बारे में, पोषण के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में। इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा मजा आएगा जब आप पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, वसा क्या है, प्रोटीन क्या है, जल क्या है, रेशे क्या हैं, ये सब के बारे में, कि इनका क्या यूज है, बॉडी में कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, बॉडी में वसा का काम क्या होता है, प्रोटीन का काम क्या होता है, इन सब के बारे में, विटामिन्स का काम क्या होता है। तो पोषण का चैप्टर जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट, उसमें वसा, उसमें प्रोटीन, उसमें विटामिन्स, उसमें खनिज लवण, उसमें रेशे और उसमें जल। मैं जितना लिख रहा हूं नोट कर लीजिएगा। इन्हीं चीजों के आईने में हम पूरे पोषण को पढ़ेंगे।
एक इंपॉर्टेंट चैप्टर मानवीय बीमारी, दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर पोषण का, तीसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो सकता है मानव की अंतः संरचना के बारे में और थोड़ा सा बाह्य संरचना के बारे में। कौन अस्थि मजबूत है, कौन लंबी है, कौन छोटी है, अंतःस्रावी ग्रंथ क्या है, किस ग्रंथ से कौन सा हार्मोन निकलता है, इन सब चीजों के बारे में। और थोड़ा ड्रग्स के बारे में, सल्फा ड्रग्स क्या है, एंटीबायोटिक क्या है, एंटीपायरेटिक क्या है, एनाल्जेसिक क्या है, प्लांट से कैसे चीजें निकलती हैं, इनको यदि आप पढ़ लेंगे और थोड़ा सा सेल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेंगे, तो मेरा जो अपना अनुभव ये कह रहा है कि साथियों ये काम यहाँ हमारा बन जाएगा। और इस तरह से फिर ये प्रारंभिक गणित आ गया, जिसके लिए हमारी टीम आपको टॉप एडुकेटर उपलब्ध कराएगी, जिसके साथ आप आगे बढ़ेंगे। और एक आध यूनिट और बची है सामान्य हिंदी की, इसके लिए भी हमारे साथी निरंतर आपके साथ जुड़े रहेंगे। और सामान्य अंग्रेजी यह भी इस प्लेटफॉर्म पर आपको उपलब्ध होगी। फिर आगे सामान्य अंग्रेजी के बाद रीजनिंग आएगा, रीजनिंग लॉजिक और रीजनिंग, तर्क और तर्क शक्ति। और इसके बाद थोड़ा सा एक जीके वाला पोर्शन बचता है और करंट अफेयर्स बचता है। तो आज बस हम इतना ही रखते हैं, चूंकि समय की थोड़ी अल्पता है और मैं आज से आरंभ कर रहा हूं। प्रिय साथियों, एक बार पुनः ढेर सारा आपको हार्दिक बधाई, आभार प्रकट करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने लोगों के बीच, मैं आपके साथ, आप पर आपसे कम नहीं आपसे ज़्यादा परिश्रम करूंगा। इसलिए इस वीडियो को और इस प्लेटफॉर्म को जितना हो सके उतने लोगों तक फैलाइए, बढ़ाइए। हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।